बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कीअं आहियो? उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो। मां आहियां अव्हांजी मेज़बान सबा अली। मां हमेशह चवंदी आहियां त ख़ुशि हूंदो, चाक हूंदो ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारींदा हूंदो, पर उहा सुठी ज़िंदगी, बहितर ज़िंदगी, ख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारण जा तरीक़ा असां कॾहिं कॾहिं पंहिंजी ज़िंदगी में विसारे वेंदा आहियूं। छो जो मसरूफ़ियत एॾी हूंदी आहे, अहिड़ियूं शयूं हूंदियूं आहिनि। सो कुझु अहिड़ा तरीक़ा आहिनि, कुझु उहे शयूं आहिनि जेके असां बहितर करे सघूं था ख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ। सभिनि खां पहिरियों त शुक्रगुज़ारी ॾाढी ज़रूरी आहे ज़िंदगी में। अगरि शुक्रगुज़ारी हूंदी आहे न ज़िंदगी में, त ज़िंदगी में हर शइ जेका न थियण वारी बि थींदी आहे ऐं असांखे इलाही ब्लेस्ड फील कंदा आहियूं। छो जो असां पोइ घटि में बि इलाही ख़ुशि रहणु शुरू कंदा आहियूं। ऐं जॾहिं असां ख़ुशि रहणु शुरू कंदा आहियूं, असांजी सॼी सराउंडिंग, असांजे इर्द गिर्द जा माण्हू असां मां ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं असां उन्हनि मां ख़ुशि थींदा आहियूं, त असांखे ज़िंदगी ॾाढी हसीन लॻंदी आहे। हमेशह चवंदी आहियां त उमेद आहे त ॾाढी हसीन ज़िंदगी गुज़ारींदा हूंदो, ख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारींदा हूंदो। सो इहो हिकिड़ो मेन तरीक़ो आहे त शुक्रगुज़ारी। इस्लाम बि असांखे इहो ई चयो आहे त हर हाल में शुकुरु कयो। हर हाल में जॾहिं शुकुरु कंदो त वधीक ब्लेसिंग्स मिलंदियूं अव्हांखे ऐं अञा माइंड बि तव्हांजो ॾाढो रिलैक्स हूंदो ऐं तव्हां ॾाढी पॉज़िटिव सोच थी वेंदी। ऐं पॉज़िटिव सोच रखण बि हिकिड़ो वॾो पहलू आहे ज़िंदगी खे ख़ुशगवार करण जो। अगरि तव्हांजी पॉज़िटिव सोच आहे, नेगेटिविटी तव्हांजे दिमाग़ में न आहे, तव्हां कंहिंजे लाइ बुरो नथा सोचो, त ॿियो बि तव्हांखे ईअं ई लॻंदो त हे बि मुंहिंजे लाइ बुरो नथो सोचे। पाण सुठो हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे, पाण पॉज़िटिव हुजणु ॾाढो ज़रूरी आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु जी सभु शयूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि, पॉज़िटिव असां रही थियूं ऐं जी उन सां गॾोगॾु असां ॾाढे सुठे तरीक़े सां ज़िंदगी गुज़ारियूं, शुक्रगुज़ारी बि कयूं था। पर ज़िंदगी में हेल्थ जो ख़्यालु रखणु बि ॾाढो ज़रूरी आहे। अगरि इहे सभु शयूं असांजी प्रॉपर हुजनि, पर अगरि असांजी हेल्थ सही न आहे, असां अगरि सिहतमंद न आहियूं ऐं असां अनहेल्दी खाऊं था, त पोइ इन सां ईअं थींदो आहे त असांजी जेका पॉज़िटिव सोच आहे ऐं हर शइ जेका आहे उहा ख़तमु थी वेंदी आहे। मां घणनि माण्हुनि खे ॾिसंदी आहियां जेके बीमारियूं हुजण सां गॾोगॾु बि इवन हॉस्पिटल्स में जॾहिं असां वेंदा आहियूं, अहिड़ा माण्हू ॾिसंदा आहियूं, त उहे कुझु माण्हुनि खे मां ईअं बि ॾिसंदी आहियां कैंसर थी वेंदो आहे, अलाह माफ़ु करे, ऐं उन खां पोइ बि उहा पॉज़िटिव सोच रखी करे हलंदा आहिनि। ऐं उन्हनि जी पॉज़िटिव सोच ई उन्हनि खे खटाईंदी आहे, उन्हनि जी पॉज़िटिव सोच ई उन्हनि खे उन बीमारी मां बि कढंदी आहे, उन सॼो उस सिचुएशन फेस करण में वॾी हेल्प कंदी आहे। सो इहो पॉज़िटिव सोच हुजणु इवन हेल्थ में बि ॾाढो ज़रूरी आहे। पर हेल्थ जो हिकिड़ो ॿियो पहलू आहे त असां हेल्दी खाऊं, हेल्दी खाइण बि ॾाढो ज़रूरी आहे। असां जंक फूड में ॾाढो लॻी विया आहियूं, असांखे जेको मिले थो असां खाऊं था, इहो ॾाढो ग़लति आहे। अगरि असां सुठो खाईंदासीं त असांजी हेल्थ बि ॾाढी सुठी रहंदी ऐं पंहिंजी हेल्थ जो ख़्यालु रखणु असांजी तमामु ख़वातीन जे लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे, छो जो उन्हनि मां ई अॻिते नस्लूं हलंदियूं आहिनि। ऐं जी रिलेशनशिप जा वॾा प्रॉब्लम्स हूंदा आहिनि ज़िंदगी में। अॼुकल्ह नौजवाननि में ॾिसूं था त रिलेशनशिप्स जा ॾाढा मसइला आहिनि, चाहे दोस्तनि में हुजनि, चाहे फैमिलीज़ में हुजनि। असांजी जेका नौजवान नस्ल आहे उन्हनि खे मां ॾिसां थी अॼुकल्ह त पंहिंजे रिलेटिव्स खां, पंहिंजे रिश्तेदारनि खां ॾाढी उन्हनि जी दूरी आहे, सिर्फ़ु सोशल मीडिया जे करे बि। ऐं पर उन्हनि जी थिंकिंग बि इन सोशल मीडिया जे करे, AI जे करे ईअं थी वई आहे। सो पंहिंजनि खां हमेशह क़रीब रहो। पंहिंजनि जे क़रीब रहंदव, जेतिरो पंहिंजे घर वारनि जे क़रीब रहंदव, ओतिरी ई ज़िंदगी में ख़ुशहाली ईंदी ऐं ख़ुशगवार ज़िंदगी गुज़ारींदव। टाइम मैनेजमेंट ॾाढी ज़रूरी आहे। ऐं जीअं मां चवंदी आहियां त हमेशह पंहिंजी टाइम मैनेजमेंट सुठी रखो, छो जो जंहिं टाइम ते जेको अलाह साईं टाइम बि ईअं ठाहियो आहे, अलाह साईं ॾींहं अहिड़ा ईअं ठाहिया आहिनि। राति आहे त सुम्हण जे लाइ आहे, ॾींहुं आहे त कम जे लाइ आहे, वरी शाम आहे त पंहिंजनि सां उहो वक़्तु गुज़ारण जे लाइ आहे, ऐं वरी राति ईंदी आहे ऐं वरी असां सुम्हंदा आहियूं। पर अगरि इहो टाइम जी हाणे अगरि असां पंहिंजी ज़िंदगीअ में ॾिसूं था त उल्टो थी वियो आहे। असांजी नौजवान नस्ल या इवन हाणे वॾा मां ॾिसंदी आहियां, असांजूं नानियूं ॾाॾियूं जेके जल्दी सुम्हंदियूं हुयूं, 8-9 बजे सुम्हंदियूं हुयूं, उहे हाणे वेठियूं आहिनि, उहे हाणे उन्हनि वटि बि फ़ोन आहिनि ऐं उहे बि TV ते ड्रामा वेठी ॾिसंदियूं आहिनि। त इहो ग़लति आहे। टाइम जेको जंहिं शइ जे लाइ आहे उन में उहो ई कमु कजे त बहितर आहे। इहे सभु ॻाल्हियूं असां पंहिंजे महिमाननि सां कंदासीं त उहे टाइम मैनेजमेंट कीअं कंदा आहिनि, पंहिंजी ज़िंदगी खे ख़ुशगवार कीअं बणाईंदा आहिनि, इहे सभु कचहरी थींदी पंहिंजे ज़बरदस्त गेस्ट पैनल सां। पर हींअर मूंसां मौजूदु आहे शेफ़, ऐं शेफ़ मूंसां मौजूदु आहे महविश अनीस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मज़े में हैं जी बिल्कुल। लाइफ कैसी गुजर रही है? बेहतरीन माशाल्लाह। बेहतरीन माशाल्लाह। चले, अच्छी बात है। क्या बनाती हैं, क्या करती हैं, कुकिंग करती हैं, शेफ़ हैं, किस तरीके से बिज़नेस शुरू किया है? क्योंकि मुझे पता है आप बिज़नेस करती हैं माशाल्लाह, तो उसके बारे में ज़रा बताएं पहले।
माय नेम इज़ मैफी शरीफ और मैं अपने पेज को 7 ईयर्स से रन कर रही हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, मैंने फेसबुक से कितने फॉलोवर्स हैं? 3000 चलें जी। है मेरे फॉलोवर्स और अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो मुझे ऑर्डर करते हैं। और क्या नाम है, काफ़ी सारे मैंने प्रोग्राम्स में भी आई हूँ और अपनी स्किल्स शो की है। काफ़ी सारे मैंने जो है भी विन किए हैं, कॉम्पिटिशन भी माशाल्लाह। विन किए हैं सही मैंने। है। किस किस्म की कुकिंग करती हैं? क्योंकि बेकिंग भी होती है, कुकिंग भी होती है, कॉन्टिनेंटल है, इंटरनेशनल है, बहुत कुछ है, देसी है। आप क्या अच्छा मैं बनाती जो हैं और कर क्या रही क्या हूँ, बनाती हैं? हाँ, मैं कॉन्टिनेंटल कर रही हूँ, देसी फूड कर रही हूँ, सही है। फ्रोजन कर रही हूँ एंड जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है जैसे सैलेड्स हैं, लेबनीज सैलेड्स हैं, इस टाइप की चीज़ें। जैसे ठीक कि है। आज हमने लेबनीज सैलेड बनाई है, ठीक है। लेबनीज फतूर सैलेड। ठीक है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या ऐड किया है, रेसिपीज बताएं। और बड़ी उसकी जो आपने प्रेजेंटेशन की है, इसकी डेकोरेशन बड़ी अच्छी लग रही है। Thank you। अच्छा, इसमें हमने सारे वेजिटेबल्स लिए हैं, सही है। कैप्सिकम लिया है, हमने अनियन लिया है, कैरेट लिया है और हमने ये आइसबर्ग लिया है। ठीक है, इसके अंदर रेडिश भी डलता है, जो स्मॉल वाला रेड कलर का स्मॉल रेडिश होता है वो जी, भी जी। डलता है, बट सही है। मेरे पास था नहीं। तो आपकी जो पसंद की वेजिटेबल हो, जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर लो। ठीक है, सही है। आपने इसको रफली चॉप करना है। ठीक जो है। हमारा आइसबर्ग है उसको हमने रफली चॉप किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने इसके साथ इसकी मेन चीज़ इसकी ड्रेसिंग होती है। ओके। ठीक है, इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, सुमक पाउडर होता है, सुमक पाउडर ऐड किया हमने इसके अंदर। सुमक पाउडर क्या है, ये ज़रा बताती चलें। सुमक जो हमारे सैलेड, अरबिक सैलेड होती है, लेबनीज सैलेड, उसके फ्लेवर को इन्हेंस करता है। अच्छा। जैसे कि अदाना कबाब है, मटन अदाना कबाब जो है उसमें हम सुमक पाउडर ऐड करते हैं। अच्छा। थोड़ा सा टेंगी होता है, सही है। नॉट स्पाइसी बट थोड़ा टेंगी होगा। ठीक है। इस टाइप का होता है। ओके। ठीक है, हमने इसके अंदर वो ऐड किया है। इसमें हमने चॉप गार्लिक ऐड किया हुआ है। ठीक है, चॉप गार्लिक ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर सबसे मेन इसका इंग्रेडिएंट जो है पोमीग्रेनेट जो होता है उसकी मोलेसिस होती है, एक सिरप कह लें उसको। अच्छा। मेन इंग्रेडिएंट्स का ये है। अच्छा, ये मैं देखूंगी आपने इतनी सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं, इतनी मज़े मज़े की। इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। जी, बिल्कुल। और ऊपर ये ज़रा ऑयल की तरह लग रहा है मुझे। क्योंकि हमने इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड किया है। अच्छा, इसमें धनिया वगैरह भी मुझे नज़र आ जी, रहे हैं। पार्सले ऐड होता है इसमें, बट मेरे पास पार्सले अवेलेबल नहीं था, सही है। तो उसका हम कोरिएंडर ऐड कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हमने एक जार के अंदर हमने ड्रेसिंग को मिक्स किया है। ठीक है, इसके अंदर इसको डाल दिया। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ होती है पीटा ब्रेड, उसको आप जो है ना सेक लें तवे पे। सही है। और जस्ट क्रिस्पी एंड क्रंच रखने के लिए, तो उसके लिए हमने जो है ना ये जो एक नॉर्मल रोल समोसे की जो पट्टी होती है उसको हमने फ्राई किया है। अच्छा। और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। इससे ज़रा क्रिस्पीपन आएगा तो टेस्ट को आपके तो और इसकी जगह हम लोग कोई चिप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं? डिपेंड्स है, बट जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें जो है वो डलता है। यही जो आपने बनाया नहीं, है? ये मुझे खुद को पर्सनली पसंद है। अच्छा, तो मैंने ये ऐड सही कर है, दिया ठीक इसमें। है। लेकिन इसके अंदर जो पीटर ब्रेड होती है ना, उसको हम नॉर्मली उसको या तो टोस्ट कर लें, आप बिल्कुल क्रिस्पी कर लें उसको, और सही उसको है। भी स्लाइसेस में कट करके उसके इसमें अंदर डाल के और फिर इसको आप ये सब ऐड करके इसको टॉसिंग कर लें। ओके। टॉस करने के बाद ये आपका रेडी है। अच्छा, सैलेड में से भी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जी, बिल्कुल। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और वो जो लिक्विड आपने इसमें 5-6 चीज़ें ऐड की हैं वो भी बड़ा मज़े का लग रहा है। Thank you। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप अपना पेज बताती चलें, किस नाम से आपका पेज है? मेरा HRH बिस्ट्रो के नाम से मेरा पेज है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा HRH logo है। बिस्ट्रो जे नाले सां हिननि जो पेज आहे ऐं इहा रेसिपी बि हुननि जी जेका आहे असांजे यूट्यूब जे शो में जेको अपलोड थींदो आहे उन में तव्हां कढी सघो था, उन मां ठाहे सघो था। ऐं जी, थैंक यू सो मच। Thank you। बहुत मज़ा आया आपकी रेसिपी सुन के, देख के। ओ भिट जा भिटाई भिटते बसई ओ भिट जा भिटाई भिटते बसई मुझू तो पूजा ओ मुझू तो पूजा ओ मुझू तो पूजा
सैयदी अरशों वराया हो मेहदी सैयदी अरशों वराया ओ मेहदी लयन सदी अरशों वराया फिट जा फिटाई हो फिटते हसई नूर मुझू तो पुजाई फिटते हसई नूर मुझू तो पुजाई ओ मुझू तो पुजाई ओ मुझू तो पुजाई फिट जा फिटाई फिटते हसई मुझू तो पुजाई फिट जा फिटाई फिटते हसई ओ पंजा तना दी पाकर तेरी हे पंजा तना सोना पंजा तना दी पाकर फिट जा फिटाई फिटते बसई ओ फिट जा ओ मुझू तो पूजा ओ मुझू तो पूजा फिट जा फिट जा फिटाई नूर मुझू तो पूजा वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि सभिनि खां पहिरियों त हिकु डिज़ाइनर आहिनि पर डिज़ाइनर हुजण सां गॾोगॾु हू पाकिस्तान सां ॾाढी मोहबत रखंदा आहिनि ऐं हुननि जो लक़ब पाकिस्तानी आहे पाकिस्तानी त असां सभु आहियूं पर हुननि जी मोहबत कुझु वधीक ई आहे पाकिस्तान सां इहो असां सोशल मीडिया ते उन्हनि खे ॾिसंदा रहंदा आहियूं यूसुफ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है ऐं जी हुन सां गॾोगॾु एजुकेशनिस्ट मौजूदु आहिनि उहे लेक्चरार आहिनि ऐं उहे तालीम खे फ़रोग़ ॾेई रहिया आहिनि ऐं उन्हनि जा कोचिंग सेंटर्स आहिनि अब्दुल वहाब साहब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सबसे पहले तो यूसुफ साहब आप मुझे बताएं यूसुफ पाकिस्तानी नाम पूरा आपका ये है जी जी इसकी क्या वजह है इसकी मेन वजह यही कि मैं बस मुझे भी नहीं पता मैं जब कराची में हालात या पाकिस्तान के हालात ख़राब होते थे तो एक जो ना घबराहट सी दिल दिमाग में आ जाती थी तो उसके लिए मैं ज़ाहिर है कुछ नहीं कर सकता था तो मैंने एक चीज़ को पकड़ा हुआ था कि जब आपको पता है जब बंदा परेशान होता है या दुआ कर लेता तो दुआ के साथ साथ फिर मैंने एक सदक़े की आदत मुझे पड़ गई कि सदका रद्दुल बला ये तो बड़ी अच्छी आदत है जी तो अभी भी मेरी आदत अभी भी 14 अगस्त को जो ना मेरी उसमें 2015 से तो मेरा मुसलसल आ रहा है 14 बकरे पाकिस्तान की आवाम का सदका देता हूँ मैं पाकिस्तान की सलामती का जी जी तो ये बस ये कुछ छोटी सी आदत पड़ गई तो उसके बाद फिर लोगों ने जो ना मेरा नाम जो ना रख दिया यूसुफ पाकिस्तानी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हम पाकिस्तानी नहीं तो मैंने यार यही तो मैं चाहता हूँ कि सारी पाकिस्तानी है लेकिन हम लोग अपने मुल्क का जो ना या अपने नाम का कभी ख्याल नहीं करते तो मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा इंटरनेशनल फादर है ये पाकिस्तान क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ या कोई भी जाता है तो उसको कोई नहीं कहता कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है वहाँ से सवाल यही आता है कि यू आर कंट्री जी तो और आप बोलते हैं कि पाकिस्तानी जी सर तो मैं उसके लिए तो आपने अपने नाम के साथ ही पाकिस्तानी जी मुझे लोगों ने जो ना बोलना शुरू किया तो मैंने तो फिर मैंने भी बोला आई लव यू पाकिस्तान फ़ख्र फील हुआ जी, और वो जो बात होती है कि भाई हाँ हम पाकिस्तानी है वो आपके नाम में ही ऐड कर दिया लोगों ने जी, अच्छा अब पाकिस्तान टेलीविज़न पे आके फिर कैसा फील हुआ आज बहुत अच्छा लगा और मेरा अपना नेशनल चैनल है और बड़ा आज अच्छा सा लग रहा है और दिल के अंदर यही एक अरमान है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के जो ना लोग पहचान करना शुरू कर दें कि मेरे वालिद है ये जैसे मेरा वालिद अगर किसी के भी मतलब वालिद है अच्छा है या बुरा उसका करैक्टर होता है तो करैक्टर तो जो ना हमारे पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं इनके ऊपर आता है ये है असल पाकिस्तान और मैं 25 करोड़ आवाम को पाकिस्तान समझता हूँ बाकी तो एक नाम है क्योंकि हर बंदा कहीं भी जाता है तो उसकी कंट्री के नाम से उसको पुकारा जाता है तो जब कंट्री के ऊपर कोई ऐसा बुरा वक्त आता है या कोई ऐसे मामलात आते हैं ना तो मैडम आप यकीन कीजिएगा कि मैं रो पड़ता था आज से 5.5 साल पहले जो हालात आज हम देख रहे हैं ना
तो मुझे उस टाइम पे लोगों ने यूसुफ पाकिस्तानी तो कम बोलते थे, तो कहते थे कि यूसुफ भाई जो ना पागल हो गए हैं। तो मैं कहता था कि अल्लाह ताला करे कि उस बुरे वक्त से अल्लाह बचाए कि कहीं उस टाइम पे मैं 22 करोड़ बोलता था कि कहीं ये 22 करोड़ आवाम जो ना डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। तो उसकी वजह से लोगों ने मुझे पागलपन की भी, कई लोगों ने बोला कि पागल हो गया ये, क्योंकि मैं इन चीज़ों की थोड़ी सी, अल्लाह की कुदरत मुझे भी नहीं सेंसिटिव पता हैं और पाकिस्तान की चीज़ों को लेके आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं, बल्कि यहाँ तक कि मेरी बेगम है वो भी मुझे ये बोलती है कि कभी अगर हमारे पास बैठते हो तो पाकिस्तान को साइड में छोड़ कर आया करो। मतलब बेगम से ज़्यादा मोहब्बत है या पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है? सच्ची सच्ची ये जो बताइए। सच्ची अगर बताऊँ तो मुझे पाकिस्तान की आवाम से और अपने पाकिस्तान के नाम से बड़ी ज़्यादा, बेगम तो दूसरी मिल जाएगी, तीसरी भी मिल जाएगी, लेकिन ये तो आपने बड़ी गलत बात बोलती है। नहीं, वैसे दो है मेरी तो। अच्छा, दो माशाल्लाह, मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है जी। अच्छा जी, अब्दुल वहाब साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं। कब ये सिलसिला शुरू हुआ पढ़ाने का और तालीम को फ़रोग़ देने का? 2010 से 2010 से अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से मुस्तफ़िद हो चुके हैं। और हमारा मेन जो थीम यही होता है कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, चाहे वो निसाबी हो या फिर टेक्निकल हो। हम दोनों मैदान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिशें भी करते हैं और अपनी जद्दोजहद भी करते हैं। और ना सिर्फ तालीम जो है हम मतलब कि अपने एजुकेशन सेंटर्स पे देते हैं, बल्कि जहाँ तालीम की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम अपनी टीम से प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा हम खुद भी जाते हैं वहाँ पे, लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। और हम बहुत से NGOs के साथ भी काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने एजुकेशन प्रोवाइड की है। और इसके साथ साथ जो हमारा जो मेन थीम है, हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत मोहतरम शख्सियत मौजूद हैं, यूसुफ पाकिस्तानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह देखने जाएँ तो तालीम का हमारे पास रुझान तो है, मगर जब मैं ये देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि हर चौथा बच्चा जो है वो कौमी तराना पढ़ने से महरूम है पाकिस्तान में। जी। अगर आप देखने जाएं तो जो तालीम का जो रेशो है बहुत कम है हमारे यहाँ बहुत कम है, पे। सही। तो यही हमारा मोटिव है कि अगर आपको पाकिस्तान को प्रमोट करना है तो आपको एजुकेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। आप अगर तारीख देखें, ममालिक को देखें, दूसरे ममालिक को देखें, उन्होंने तरक्की इस तरीके से की है कि वहाँ पर एजुकेशन को ज़्यादा फ़रोग दिया गया। हम बदकिस्मत लोग हैं, ठीक है। एजुकेशन बाकी कंट्रीज़ में इतनी आम कर दी गई है कि उसका ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं है। एक्सपेंस भी नहीं हमारे है। यहाँ जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता। बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे फुकदान है। सबसे जो बड़ा जो यहाँ पर जो डिस्टेंस है, गैप है ना, ठीक है, हमारी जो तरक्की में मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन का है। अगर बच्चों को एजुकेशन सही वक्त पर दे दी जाए तो जो ये गैप है आज का, जो हम पाकिस्तान में जो भी मसाइल हैं या मसाइब हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इस पर हम ओवरकम कर सकते हैं और इसके ऊपर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ, बीइंग एजुकेशनिस्ट, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा जो मसला है वो तालीम का फुकदान है। अगर बच्चों को तालीम दे दी जाए, उनका जो बुनियादी हक है, एक तालीम तो आप भी समझते हैं उनका बुनियादी हक है, अगर उनको वो दे दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि और बेहतरी हमारे मुल्क में आ सकती है। अच्छा, 2-3 साल में ये भी देखा गया है कि 50% हमारे जो यूथ है वो तालीम हासिल करके ग्रेजुएट होके और वो उससे PhD भी, हमारे काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आउट ऑफ कंट्री सेटल हो गए हैं, बिल्कुल सही पाकिस्तान में बात है। रहना नहीं चाहते। रहना अगर नहीं ज़्यादा अच्छी तालीम हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। असल ऐसा में क्यों? उनको स्कोप नहीं मिलता है यहाँ पे। उनके नज़दीक ऐसी बात इनके जहन में आ चुकी है या वो समझ बैठे हैं या वो गुमान कर चुके हैं। देखें, हमारे यहाँ पे आप अस्पताल में जाएं तो डॉक्टर्स भी पाकिस्तानी हैं, ठीक है। आप अगर इंजीनियरिंग के मैदान में जाएं तो वहाँ पे जो इंजीनियर है वो भी पाकिस्तानी है, ठीक है। आप अगर कोर्ट्स में जाएं तो वहाँ के जो लॉयर्स हैं वो भी पाकिस्तानी है। यहाँ पे है, हर चीज़ है। थोड़ा टाइम लगता है मैनेज करने में, मगर जो सब्र नहीं कर सकता तो वो फिर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। वो उसको ज़्यादा अहमियत देता है कि वहाँ की जो हमारी जो करेंसी रेट है वो तो आपको ही पता है कि अभी हमारा डाउन है, और बाहर मुल्क अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे जो करेंसी रेट है उनका ज़्यादा बड़ा है। तो उस वजह से वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे मूव होते हैं और वो वहाँ पे सेटल होकर अपनी पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ वहाँ पे जॉब वगैरह अपने एक्सपेंस को बेयर करने की कोशिश यूसुफ करते साहब, हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं तो इस हवाले से सिर्फ इतनी बात कहता हूँ जी कि बाप जैसा भी हो, फिर मैं कहूँगा अब गरीब हो या अमीर हो, बाप बाप होता है। और जो लोग 4 क्लासें ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, तो उनकी जो ना वो दिमाग भी हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो वो शायद उनके अंदर जो ना, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर अपनी खुदगर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो पाकिस्तान की जो वफादारी है या जो पाकिस्तान का नाम है
उसको जो ना वो शायद शर्मिंदा महसूस करते हैं कि मैं गरीब मुल्क में रहता हूँ। और ऐसे लोगों के लिए मेरे चंद अल्फाज होते हैं कि अगर आप यहाँ से, बहुत सारे लोगों ने, अल्लाह ने बड़ा पैसा भी उनको दिया, जब उनके पास पैसा आ जाता है, यहीं तालीम हासिल करी और उसके बाद उनके दिमाग जो ना कहीं और चले जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि जी नहीं, हमने यहाँ नहीं रहना। पाकिस्तान अब जो ना रहने की जैसी कंट्री नहीं है। जब तुम यहाँ पर पैदा हुए थे तो उस टाइम पे तो ये रहने के काबिल थी। जब अल्लाह ने तुझे पैसे दे दिए, 4 क्लासें तुमने पढ़ ली, तो फिर ये तुम्हारे काबिल नहीं रहती। काबिलियत और पैसा मिलता तुम्हें कहाँ से? और उसके बाद तुम इसी के मुखालिफ, वो फिर हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु का कौल है ना कि जिसके साथ भलाई करो उसके शर से भी डरो। मैं फिर इसके लिए यही कहूँगा कि तुम 4 क्लासें पढ़ के 4 पैसे आ गए तो फिर अपना घर बुरा लगने लग जाता है। और वो कहते हैं बाद में फिर जब कहीं कोई मसले मिसाल आते हैं तो फिर वापसी जी पाकिस्तान जाना है, लौट के बुद्धू घर को आए। फिर श्री किसी ने ये कहा था ना कि जी पाकिस्तान जो ना अमीर लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो ना ये कब्रिस्तान है। ये इसलिए कब्रिस्तान कहा कि जब वो कहते हैं जी जब मरे तो कब्रिस्तान पाकिस्तान ले जाना, तो फिर मैं ये ऐसे लोगों के लिए बोलूँगा कि जब तुम ज़िंदा हो, जब तुम्हारी ज़रूरत है, जब तुम काबिलियत है तुम्हारे अंदर और तुम्हें यहाँ के लोगों की ज़रूरत है, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम यहाँ से उठ के चले जाते हो, जब मरते हो, बूढ़े होते हो, तो फिर कहते हैं जी हमें जो ना अपने गांव में जो ना आबाई गांव में जो ना जाके दफना देना। अच्छा, तो फिर मैं ये कहूँगा कि फिर अफजूल है कि जो आप कह रहे हैं 4 क्लासें पढ़ के फिर छोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ पे वसाइल भी कम होते हैं उनके लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लें, डॉक्टर के लिए यहाँ वसाइल कम होंगे, यहाँ सिक्योरिटी नहीं होगी, उसकी फैमिली की सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि जो हालात हम लोग देख रहे हैं उस हिसाब से। मैडम एक छोटी सी अर्ज़ करूँगा मैं, हम दूसरों से तवक्कुआत तो करते हैं कि ये काम फ़लाँ कर ले। क्या ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं ये बातें करता हूँ ना मैं, तो मैं पहले ख़ुद अमल करता हूँ, फिर मैं दूसरे को वो लागू करता हूँ। अगर हम दूसरे के अंदर जो अच्छाई तलाश करते हैं, मैं कहता हूँ वो चीज़ अपने अंदर क्यों नहीं पैदा करते। जब मैं अपने अंदर वो गलती को दूसरों में जो मुझे नज़र आ रही है, तो क्या ख्याल है वो मुआशरे का हिस्सा नहीं है, वो इस मुआशरे को नहीं सुधार सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी रही बात, तो मेरा भी, मैं शायद पाकिस्तान का वो वाहिद दर्जी हूँ मैं कि जिसका पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो शागिर्द होगा। क्योंकि एक शौक़ था मुझे कि मेरे पास इल्म है, हुनर है मेरे पास, और जब मैं मरूँगा ये ख्याल आया सिर्फ, और मैं खाली आता हूँ मैडम, मैं यानी कोई ऐसे वसाइल नहीं है मेरे पास, सिर्फ ख्याल आया। और मेरे पास हुनर था, मेरे पास जैसे कि भाई साहब के पास तालीम है, तो मेरे पास हुनर था, तो मेरा ख्याल आया कि मैंने किसी को हुनर नहीं दिया, तो मैं जब मरूंगा तो अल्लाह मुझसे पूछेगा। फिर वो कुदरती मतलब कि एक फ़ील्ड ऐसी मुझे मिल गई कि एप्लिक के जो किसी टाइम पे, अब तो वो कम हो गया, एप्लिक की सिर्फ डिज़ाइनिंग चलती थी प्लेन कपड़े के ऊपर। मैं मैडम उसका बानी हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुझे शर्फ हासिल है। इधर ही मैंने तारिक रोड पे उसका जो ना पहली सैम्पलिंग करी थी, और अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त दी, और उसी से फिर मेरे रब ने एक मुझे मुकाम दिया। और शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैं वाहिद पहले ही दर्जी हूँगा कि जो इस मुकाम पे जाके ज़ीरो से शुरू होके, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, मैंने पहले अपने बच्चों को सेट किया है। मैं सोचता था कि मैंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी है, तो पहले 15 साल पहले दिल दिमाग में आवाज़ आई कि पहले अपने आप को तो सेट कर, मिनी पाकिस्तान को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले, मेरे 3 बेटे माशाल्लाह बड़े हैं, वो अपना उनका बिज़नेस मैंने उनको करवा के दिया। 2 कपड़े का करते हैं, एक सिलाई का काम करता है, और एक अच्छे ब्रांड के साथ हमारा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा काम को तरजीह दी और अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश और की। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने हुनर को आगे बढ़ाया, आपने दूसरों को भी सिखाया जी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हम लोग कहते हैं कि हमें जो पता है, हम जो नॉलेज रखते हैं, हम कहीं वाकई बाहर चले जाएं और बाहर कहीं सर्व करें, गोरों को सर्व करें, लेकिन हम लोग अगर पाकिस्तान में सर्व करें तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैडम मैं आपको बताता हूँ, मैंने किसी टाइम पे ऐसे को 35 साल पहले एक दोस्त को बोला कि यार उनकी दुबई में कारोबार था उनका, मैंने यार मुझे वीज़ा दे। उस बंदे ने मुझे जुमला कहा कि इधर ही हैदराबाद की बात है ये, तो कहता है यूसुफ भाई एक काम करो, तुम जो ना वहाँ से आधी मेहनत यहाँ कर लेना, और मुझे उम्मीद है कि तुम जो ना सेट हो जाओगे। बाखुदा उसके बाद मैंने दिमाग से हर चीज़ को निकाला, एक मज़दूरी से मतलब कि शुरू करा, और जब मैंने अपने बेटे को कारोबार दिया उसके हाथ में, तो मेरे हाथ से 250 आदमी मेरे पास कारीगर था उस टाइम पे। आज माशाल्लाह से मेरे बेटे के पास 600 बंदा जो उसने 5 साल के अंदर अंदर, और उसकी 25 साल अभी उसकी उम्र है। 8वीं क्लास में वो पढ़ता था और मैं उसको अपनी फील्ड में लेकर आ गया। वजह क्या थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई आवाज़ उठानी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा जब पूरा रिकॉर्ड आपको पता चलेगा ना, तो एक और चीज़ में मैडम मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ
माशाल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम है, क्योंकि मैं जिसके पास इल्म होता है ना, मैं वो उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, मैं उसकी ज़ाती तौर पे मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इसलिए कि उस्ताद जो ना वो उस्ताद होता है। मैं वो वाहिद शायद बंदा हूँ कि जो मैडम मैं अंगूठा छाप आदमी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं, उनको मैंने हुनर दिया है, उनको तफसील के साथ एक लेक्चरार भी मैं उनको, मतलब है कि मैंने लेक्चर भी दिए। और अभी भी आपको हैरत होगी कि मैं कल भी जो ना एक टेक्निकल कॉलेज था, तो वहाँ पर मतलब मैं गया हुआ था और बच्चों को जो ना लेक्चर देकर आया था, क्योंकि मेरे अंदर एक शौक़ था। अच्छा, लेक्चर आपने किस चीज़ पे दिया? लेक्चर मुझे सिर्फ ये एक टेक्निकल चीज़ें जो ना समझानी होती हैं, कि मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो जैसे ये कैमरा मैन है, अब इसके पास एक तजर्बा है, एक आता है बिल्कुल नया आदमी, अब वो चाहता है कि मतलब है कि मैं इसको जल्दी सेट करूं, तो जब जल्दी आप सेट करते हो, एक बंदा सिर्फ देखता है और देखने के साथ साथ जो उस्ताद है उसको फिर तफसील से थोड़ा सा समझाता है। जो काम उसने 3 साल में करना है ना, मैं दावे से कहता हूँ वो काम 3 महीने में कर लेता है वो बंदा। ये है उसकी तफसील जो है। ज़बरदस्त जी। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप इनकी बातों से मुत्तफ़िक़ करें, पहले तो ये बताएं, क्योंकि हुनर होना, स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, तालीम जो है वो एक ऐसा एक अंसर है कि वो अंधेरे से रोशनी का सफ़र है, ठीक है। जिसके पास तालीम नहीं है वो अंधेरे में है। मैं पॉइंट आउट नहीं कह रहा किसी को, नहीं सही कह रहे हैं आप। और मेरे मोसिस हैं, मेरे बड़े हैं और मेरे लिए काबिल एहतराम है, और मेरी बातों से अगर इनकी कोई भी दिल आज़ारी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है। तालीम जो है वो अंधेरे से रोशनी का सफ़र है। जब हम तालीम हासिल करते हैं, ठीक है, सिर्फ तालीम ये नहीं कि आपने ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया, तालीम ये नहीं है कि आपने मैट्रिक कर लिया, तालीम ये नहीं है आपने इंटर कर लिया, ठीक है। तालीम वो है जो आपको सही और गलत का रास्ता दिखाए, ठीक है, आपको सच और झूठ में फ़र्क बताए, ठीक है। तालीम वो है जो आपको सही और गलत में फ़ैसला करने की तमीज़ दे, ठीक है। तो तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये देखें कि अगर जो बंदा या बच्चा तालीम हासिल नहीं करता, ठीक है, और वो मतलब कि ये समझता है कि मैं आगे बढ़ के मतलब कि अपने लिए बहुत अच्छे रास्ते हमवार कर सकता है, मगर उसको कभी ना कभी कोई ना कोई जगह पर तालीम का एहसास लाजमी होता है कि काश अगर मैं तालीम हासिल कर लेता तो जो बेनिफिट्स आज मैं गेन कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मतलब कि गेन कर लेता, और अपनी ज़ात से जो आज मैं दूसरे लोगों को 50% प्रॉफिट दे रहा हूँ, ठीक है, तो शायद मैं इनको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता था। अच्छा, एज ए टीचर आप क्या समझते हैं आजकल की जो हमारी यूथ है वो किस रास्ते पे है, क्या सही राह पे है? क्योंकि सोशल मीडिया का दौर भी है, और मैंने काफ़ी ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें ये बोला जाता है कि आपकी डिग्री किस काम की है, डिग्री पे ना चलें, ये करें, वो कर लें, ये कर लें, ऑनलाइन काम कर लें। देखिए मैम, बात सबसे बड़ी ये है कि आज जो वक्त है ना वो ऐसा हो चुका है कि हर बंदा ये चाहता है कि वो अपने एक्सपेंसेस को ना कवर अप करे, और वो उसके लिए तरह तरह के फ्रॉड का भी शिकार हो जाता है। बहुत सी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर आती हैं कि आप ये ऑनलाइन काम कर लें, आपको इतनी अर्निंग होगी। ख़ास तौर पर हमारी माएँ बहनें जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, देखिए यहाँ पे वही बात आती है कि जो पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है या बंदा होता है या हमारी माएँ बहनें होती हैं, वो इस चीज़ को समझ लेती हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। बट जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, वो बड़ी आसानी से उनके क्या आ जाते हैं, उनके जाल में आ जाते हैं, ठीक है। अपना OTP वगैरह देते हैं, ठीक है, कि भाई ये वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन काम करें, वो बेचारी ऑनलाइन काम करती हैं, इसके बाद बोलते हैं कि ना हम आपको बजरिया मतलब कि जैज़ कैश या कोई भी किसी भी ऐप के ज़रिए हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, आपके सिम पे एक कोड आएगा, आप वहाँ पर हमें दे दें। तो इस तरीके से वो बहुत सी चीज़ों का क्या हो जाती है, फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। बात दरअसल ये है कि बच्चा जो है ये बहुत सुनने में आता है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए डिग्री की बहुत वैल्यू है, ठीक है। आप अगर ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, ग्रेजुएट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन मतलब कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए कम से कम देखें, सिर्फ पैसा कमाना ही ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम क्यों ज़रूरी है ये भी मैंने बताया। वक्त कम है, इसके लिए मैं ज़्यादा इस टॉपिक को ज़्यादा लेंथी करूँगा तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए टाइम लग सकता है। बात दरअसल ये है कि अब डिग्री के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो डिग्री बहुत लाजमी है आपको सर्वाइव करने के लिए, आपको जॉब करने के लिए। डिग्री के साथ साथ जो है स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं बड़ी माजरत के साथ मैं यहाँ पर जो ना डिग्री के हवाले से मैं ये बात बोल देता हूँ, कुछ डिग्रियाँ जो ना वो रद्दियों में पड़ी हुई हैं क्योंकि उसके पास फ़िक्र नहीं है। उस डिग्री ने उसको कुछ नहीं दिया, जिसने आगे उसको इल्म तो उसने रोशनी तो ले ली लेकिन उस रोशनी पे वो चला नहीं है, तो मैं उस डिग्री को क्या बोलूँ।
मैं उस डिग्री को बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर वो डिग्री लेकर भी कुछ नहीं कर सका और मेरे जैसे एक अनपढ़ आदमी वो उसके पास एक सोच आ जाती है कि मैंने अपने साथ साथ दूसरों को भी हुनर देना है मैंने, तो अल्लाह का शुक्र है। मैं उस डिग्री वालों को गलत फिर नहीं कह रहा, मैं इल्म होता है, अंधा अंधा होता है, रोशनी वाला होता है, हाथ वाला होता है। जैसे बड़े साहब ने ये बात बोली, मैं बोलता हूँ कि अनपढ़ आदमी एक हाथों का टुंडा होता है, कानों का बहरा होता है, आँखों का वो अंधा होता है, लेकिन वो जो आज का जो हुनर उसके पास वो जो डिग्री जो लेता है ना, जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं आता तो वो डिग्री भी उसकी कोई काम नहीं करती। और वो जो आज जो लिखा हुआ है ना, जो इंजीनियरिंग लिखी हुई है, तो वो पहले जो हुनरमंद बंदा था, जो पहले कम तालीम याफ्ता था, आज भी वो कम तालीम याफ्ता है, लेकिन उसको देख के जो ना इंजीनियरिंग लिखी गई। मैं कल जब कॉलेज में गया हुआ था तो वो यंग बच्चे, उनके पास डिग्री हैं लेकिन उनको औजार पकड़ना नहीं आ रहा। तो मुझे ये बताएं कि फिर मैं उसको मतलब है कि किसको तरजीह दूंगा। आपने बोला कि जी पैसे वाले, कि पैसे की कोई सिर्फ पैसों के लिए, मैं अगर ये इसका सवाल मैं इनको जवाब मैं ये देता हूँ कि कौन सी ऐसी दुनिया है जिसको पैसा नहीं चाहिए, और कौन यहाँ से लोग सबसे बड़ी जो गुलामी जिसको मैं डिक्लेयर करता हूँ, खाली पेट को करता हूँ, बेरोज़गारी को करता हूँ, इसलिए कि आज यहाँ से सबसे बड़ा जो बादशाह ना वो भी पैसा। क्यों? यहाँ से हम लोग पैसे दे के अमेरिका की मोहर लगवाते हैं, साथ में उसके मुताबिक जाके उसके मुताबिक हम चलते भी हैं और गुलामी की मोहर भी लगाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में आज़ाद रहते हुए हम जो ना दीवारों पे थूक रहे होते हैं। दूसरों को तो तनकीद करते हैं लेकिन उस तनकीद के ऊपर खुद चलने की कोशिश नहीं करते। अगर तालीम के साथ साथ शऊर भी हो, अब शऊर जो अब जैसे आज ज़्यादा वो नज़र आता है, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखों को भी जो ना वो बेवकूफ़ बना जाते हैं, उनके पैसे खा जाते हैं। यही शऊर है। तो फिर मैडम मैं ऐसी तालीम के लिए क्या कहूँ, फिर मैं बोलूँगा कि मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग जो ना वो तालीम ज़्यादा शऊर भी देती है। अगर तालीम को उस तरीके से लिया जाए, उसका यूज़ सही किया जाए तो वो शऊर देती है जी। और आज मैं देखता हूँ कि अगर कोई 4 क्लास है, नहीं सर मैडम हमारे भी वास्ते पढ़ते हैं लोगों से, अभी तो ज़ाहिर है कैमरे के सामने बैठे हुए, तो ऐसे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अच्छे तरीके से सामना करना आता है कि ठीक है, अगर अल्लाह ने आपको हुनर दिया है, तालीम दी है, तो कम से कम अपने कॉलर को भी सेट रखो। आप सामने वाले को समझ तो ये कुछ भी नहीं है। खैर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं ऐसे लोगों के लिए मैडम बात हो रही है, मैं हर बंदे के लिए बात नहीं कर रहा हैं। और वो लोग भी हैं जो तालीम का सही इस्तेमाल करते हैं और उससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और मैं उन्हीं लोगों को मैं नकल करता हूँ, मैं कभी ऐसे लोगों को नकल भी नहीं करता कि जो मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह का बड़ा करम है। मेरी नकल के लिए भी तो अकल की ज़रूरत होती है और अल्लाह का शुक्र है ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कसम खुदा की उनको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मैं मिलता हूँ, मैं इसमें कौन सी शक वाली बात है। अच्छा अब्दुल वहाब साहब, आप कुछ सालों में पाकिस्तान की एजुकेशन को क्या बेहतर होते हुए देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ये सिस्टम कहाँ होगा 10 साल बाद? देखें पहले के वक्त में अगर हम देखने जाएं और अब की एजुकेशन में देखने जाएं तो बहुत फ़र्क आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कॉलरशिप्स बहुत आ चुकी हैं, NGOs बहुत आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके इल्म में हो शायद कि सिंध गवर्नमेंट की मैं अगर बात करना चाहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने सरकारी लेवल पर 9 मैट्रिक, पहले तो खैर 1 to 8 तो फ्री था, 9 मैट्रिक की बुक्स भी फ्री कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेजेस में बिल्कुल फ़ीस को ख़त्म कर दिया है वहाँ पे, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर का बच्चा जो पहले फ़ीसें भरता था 5,000, 4,000, 10,000, 8,000, अब वो भी ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बच्चा जाता है, ऑनलाइन सिस्टम बन चुके हैं, ठीक है, आप अपना बेफॉर्म नंबर डालें, अपना मैट्रिक का रोल नंबर डालें, आपको ईजीली फर्स्ट ईयर का एडमिशन मिल सकता है, सेकेंड ईयर का एडमिशन मिल सकता है, आगे आप पढ़ सकते हैं। तो अब बहुत बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखूँ 15 साल में, तो पिछले सालों को अगर मैं मुकाबले में अभी बात करूँ तो बहुत फ़र्क आ चुका है। और मुझे ये उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हो रहा है और जिस तरह से हमारी हुकूमत काम कर रही है, ठीक है, तो और बेहतर इंशाल्लाह होगा, बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी पाकिस्तान। उम्मीद है। कहाँ देखते हैं हमारी यूथ को, हमारे जो स्किल्स हैं, हमारे जो बच्चों के पास, हमारी नौजवान नस्ल के पास, लापरवाही, क्या वो और बढ़ेगी? बेटा लापरवाही मैं बता देता हूँ, मैं पूरे मुआशरे को रिसर्च करता हूँ। मैं अगर अंगूठा छापूँ तो कोई टेंशन नहीं है, अंगूठा छाप वैसे पूरी 8 अरब दुनिया, इसके बगैर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं तो जेन्युइन बात करता हूँ, जो मैं जेन्युइन माहौल को देखता हूँ, मैं इनका माहौल ये जहाँ भी रहते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इनको जो ना मैंने इनका मुस्तकबिल मैं ख़राब देख रहा हूँ। इसलिए तालीम तो है लेकिन उसके बाद फ़िक्र नहीं है बेटा।
उसके पास मतलब कि दूसरी चीज़ों के शऊर हैं, लेकिन जो उसके पास जो एक होती है ना वक्त पर वक्त की कदर करना, शायद हमारे पास पाकिस्तान के लोगों के पास नहीं रहा। और मैं ये जुमला कहता हूँ कि वक्त पर वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त फिर काश बन जाएगा। तो हमारे बच्चे जो ना वो 25-25, 30 साल के हो गए हैं, पढ़ लिख भी गए, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार है। उनको आगे कोई रोशनी भी नज़र नहीं आ रही, कारोबार नज़र नहीं आ रहा, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। मैं तो बेटा मैं नीचे से लेता हूँ मैं बंदे को। और पैसे वाले की रही बात, उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मेरे पाकिस्तान में। जब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो वो जो यहाँ से पैसा लेके भी जा रहा है, तालीम याफ्ता बच्चा यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रहा है कि उसको आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं ये गवर्नमेंट से भी अपील भी करता हूँ कि ये कि खुदा के वास्ते इन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दें कि हमारा बच्चा, जो आपका जो बच्चा है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। और जो आजकल जो नौजवान, जो हमारा जो बच्चा, जो फिर मैं कहूँगा 4 क्लासें पढ़ के वो भटक चुका है, उसके पास मैं नहीं समझता कि उसके पास कुछ। और आप जैसे यूसुफ पाकिस्तानी आपका नाम है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मजीद सदके देंगे हमारी पाकिस्तान के लिए और दुआएं भी करेंगे। सलामती के थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। नाजरीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी हुआ है वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV। वेलकम बैक नाजरीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिन के वरी भली कार चऊं था। हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रहिया आहिनि। सभिनि खां पहिरियों त मूंसां गॾु फॉर्मर डायरेक्टर ऐं प्रोड्यूसर मौजूद आहे कमल ख़ान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक है? बिल्कुल ठीक। ऐं उन सां गॾोगॾु जी रियल इस्टेट इंडस्ट्री खां वाबस्ता आहिनि ऐं सोलर ते बि हाणे काफ़ी कमु करे रहिया आहिनि। मां उनखे वेलकम चवां थी। अदनान जिलानी AJ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। और क्या खाती हैं? खुश रहती हूँ, खुश रखने की कोशिश करती हूँ। जिंदगी को खुशगवार कैसे रखती हैं? यस, बहुत अच्छा सवाल है ये। ना किसी को आप तकलीफ देने की कोशिश करें, खुद भी रहें, मतलब किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। अच्छा, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बड़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। आपकी पॉजिटिव सोच होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पॉजिटिव सोच को पॉजिटिव कैसे रखती हैं? कि हमारे अपने अंदर है कि मैं अपना बताती हूँ कि रियली कि मैं 5 वक्त नमाज एक अरसे से पढ़ती हूँ, तो अपने बच्चों को भी इसी तरफ। दूसरी बात है कि काम अपने दीगर मशागिल के अलावा जो ना अपनी कम्युनिकेशन जो है पॉजिटिव लोगों के साथ रखें, ठीक है। अपनी नेगेटिविटी जो फैली हुई है उसको ख़त्म करनी। कोई मतलब आपकी सराउंडिंग में अगर पॉजिटिव लोग हैं, टॉक्सिक नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार नहीं। अगर टॉक्सिक है तो आप उनको भी राह रास्त पे ला सकते हो। आप उनके साथ वैसी गॉसिप नहीं करो। कुछ लोग अगर नहीं आ रहे राह रास्त पे तो उनका क्या करें? उनको आप इग्नोर करना शुरू करें। कटना एक वर्ड है ना, कि आप उनसे अवॉइड करें। वो खुद समझ जाएंगे कि ये सही नहीं है, मतलब खुद उनको फील होगा कि हमें लोग अवॉइड कर रहे हैं। आप खुद उनसे जब तक नहीं बचोगे अल्लाह भी नहीं बचाएगा आपको। बिल्कुल ऐसे ही है। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बनाया जाए। और AJ साहब से मैं पूछना चाहूँगी, ज़िंदगी को पुरकशिश, खुशगवार और ख़ूबसूरत कैसे बनाते हैं? क्या चीज़ें अप्लाई करते हैं? कौन सा वो एलिमेंट है आपकी लाइफ में? लेकिन ये सबसे पहले तो अपने वालिदैन की खिदमत करके, और दूसरा कुरान और उसकी सुन्नतों पे अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर कर सकते हैं और आने वाले वक्त के बारे में भी हम बेहतर की उम्मीद रख सकते हैं। और दुनिया तो फ़ानी है, गुजर जाना है, ख़त्म हो जाना है, मगर हमने जो वक्त गुजारना है वो आने वाले वक्त लोगों के लिए और हमारे लिए वो इतना मुतमईन होना चाहिए वक्त कि दुनिया हमारे नाम को लेकर खुश हो कि जी कोई शख्स था। तो इस तरीके से एनर्जी भी बढ़ती है और जितना पॉजिटिव आप रहेंगे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे। और जितना पॉजिटिव रहते हैं तो आपके काम भी सारे अच्छे होते हैं। और माशाल्लाह आप दोनों अपनी फील्ड्स में बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। आप माशाल्लाह फॉर्मर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। जी माशाल्लाह। तो कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ? अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा स्टार्ट जो हुआ था ना, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। और उस वक्त हमारे पास सिर्फ ये माशाल्लाह PTV था जी, ठीक है। और हम बहुत छोटे छोटे थे, एक चैनल था, सब कुछ देखते थे।
और लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और ये सारी चीज़ें मैंने शादी के बाद की, एजुकेशन भी और ये कोर्सेज, पहले तो कोर्सेज मतलब कहते शादी थे, जल्दी हो गई थी। शादी बहुत अर्ली हो गई थी। तो उसके बाद मेकअप ध्यान गया कि ज़ाहिर है आप जैसे भी मोटिवेशनल, आप एक शेफ़ भी थी अभी आपके साथ, तो आजकल जैसे बच्चियाँ चाहती हैं कि कुछ ना कुछ करें, स्किल्स होना बहुत स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपने 2 साहिबान को बिठाया था, मेरा ख्याल उनके आपस के ख्यालात नहीं मिल रहे थे। जी। असल में ये होता है कि तालीम के साथ साथ स्किल होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दौर में, मैं अपनी बात करूँगी और दौर इसलिए कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दौर गुजारा है, बच्चे बड़े। हमारे दौर में अगर हम मैट्रिक भी करते थे ना, वो हमारे लिए ग्रेजुएशन के बराबर एजुकेशन होती थी। उसके फ़ौरन बाद हम कुछ ना कुछ, हमारी घरदारियाँ सिखाते थे हमें कुछ ना कुछ, वो भी एक घरदारी भी सिखाती थी। अम्मा, दादी, नानी, हमारे बुजुर्ग हमें घरदारियाँ सिखाते थे। हमारी माएँ आके कुरशिया पकड़ा देंगी, फालतू गॉसिप ना करो, चलो ये काम कर लो, स्वेटर बुन लो, या कुछ भी छोटा मोटा काम, कुकिंग शुकिंग। तो कहने की बात है कि कोई भी चीज़ जो ना बेकार नहीं होती, तो इनके आपस के ख्यालात नहीं मिल रहे थे। वो क्या जो ये समझाना चाह रहे थे वो हमें समझ में आता कि वो क्या कहना चाह रहे। कोई भी दौर बेकार नहीं होता, आपका अपना अच्छा होना ज़रूरी है, ऐसे ही है। कोई दौर बेकार नहीं होता। क्योंकि सब कहते हैं कि हमारा सब कुछ कोई भी चोर डाकू छीन के ले जा सकता है, पर नसीब नहीं लेके जा सकता। तो उसके लिए भी आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सही है। तो एक अरसा काम किया, फिर मैं ब्यूटिशियन के बाद उसके बाद थोड़ा थोड़ा इधर मीडिया की साइड पे आना शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप बाय मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, आप आगे कंप्यूटराइज चीज़ें करें, डिजिटली दौर आ गया। फिर उसके बाद हम उस तरफ रुख कर लिया हमने, तो आहिस्ते आहिस्ते प्रोडक्शन हाउस हो गया। फिर उसके बाद उसके प्लेटफॉर्म से हमने प्रोग्राम्स किए अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप में अगर मोटिवेशन है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, एजे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप माशाल्लाह रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रियल इस्टेट को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो हमारा रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि कई सनतों का पहिया हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। और अब बिल्कुल हमारी जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है वो बिल्कुल तब्दील होती जा रही है। और अभी एक बहुत बड़ा मौका है हमारी इस इंडस्ट्री के लिए, सोलर, जो कि अब दुनिया बदल रही है, पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। और माशाल्लाह पाकिस्तान पे भी इस पर बहुत काम हो रहा है। तो अब जो नौजवान आ रहे हैं, जो नौजवान डेवलपर हैं और बहुत सारे इस टाइम जो काम कर रहे हैं, अब हम सोलर एनर्जी पे काम करने जा रहे हैं। और कराची के अंदर माशाल्लाह से अब जो काम हो रहा है उस पर मुझे बड़ा खुश हूँ कि हमारी इंडस्ट्री तरक्की करेगी। सही है माशाल्लाह। अच्छा, सोलर पे आप अब आजकल काम कर रहे हैं, इसका स्कोप है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, एनर्जी क्राइसिस ना पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया इससे मगर अब पलट गई है ना। जैसे कि सब सूरज की रोशनी से अपने घर को चमका रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी अब डेवलपर जो काम कर रहे हैं, अब वो सोलर प्लेट पे जैसे अपने जैसे फ्लैट्स हैं जिस पे, तो अब बिजली का जो बिल है वो उससे आपकी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो अब सोलर एनर्जी से लाइट्स होंगी, सारी चीज़ों में आपका बेहतरीन तरीके से आप काम कर सकेंगे। अच्छा, इसकी जो एनर्जी कंज्यूम है वो सारा कुछ बताएं, और इसका जो टेक्निकल है वो सारा कुछ हमें देखिए समझाएं। जी, इसके अंदर जैसे अब ना बहुत सारी जिद्दत आ गई है सोलर। अब इको पे बड़ा काम हो रहा है, जैसे ग्रीन एनवायरनमेंट पे काम हो रहा है। तो अब बिल्डर जो हमारे डेवलपर हैं हमेशा से पाकिस्तान की तामीरात में सबसे आगे हैं और लोगों को मौका देते हैं कि इंस्टॉलमेंट पर अपना घर बना सकें। जैसे कि एक जितनी भी सोसाइटीज़ बनती हैं, जितनी भी, तो उसके अंदर लोगों के पास मौका होता है कि वो एक छोटे छोटे अमाउंट के अंदर अपने घर की तरफ वो जा सकें। अच्छा, अपने कारोबार के लिए अगर उनको कोई शॉप ख़रीदनी है या कोई ऑफिस बनाना है, उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट पे वो उस चीज़ को बना सकते हैं, तो एक बड़ी पूंजी की तरफ जा सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ है। पर इसके साथ अब सोलर की एनर्जी का ये है कि एक कारोबारी, जैसे लोड शेडिंग के बड़े प्रॉब्लम है, फिर और दूसरे बहुत प्रॉब्लम है, तो सोलर प्लेट्स, अब सूरज की तवानाई से जो सोलर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, तो सोलर प्लेट जब आप लगाकर एक एनर्जी देते हैं तो सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक तो आपके पास एनर्जी है। सही है। तो उसके बाद अगर आप अभी बैटरी जो लेती हैं, बैटरीज आ रही हैं, इसके साथ काम करते हैं, तो आपको एनर्जी का कोई वो अच्छा, 7 बजे के बाद वो एनर्जी जो बैटरीज आ रही हैं उस पे काम करें। बिल्कुल, आप 24 आवर्स माशाल्लाह से। तो हम जो शॉपिंग सेंटर अभी बना रहे हैं, रात में आप उस पे काम चला लें और दिन में सोलर पे काम चला लें। जी, और ये अभी हो गया है। और इसके अंदर आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके जो भी अगर आप बिज़नेस करेंगे, जो हम शॉपिंग सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपका बिजली का बिल तो है ही नहीं।
सही है। तो ये आपको फ़ायदा। लेकिन फिर भी बिजली का बिल इतना लगा लगा के भेजते हैं, वो समझ नहीं आता कहाँ से आता है। नहीं, वो मसला ये है कि पूरी दुनिया ना महंगाई की तरफ जा रही है, मुतबादिल ढूंढ रही है। मगर हमारे क्या हो रहा है कि हम मुतबादिल की तरफ जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं। पूरी दुनिया के अगर स्टील महंगा हो रहा है तो स्टील के मुतबादिल हैं। अगर कोई और चीज़ महंगी हो रही है तो उसका मुतबादिल ढूंढना है हमने। अगर जैसे कि अब पानी के ज़खायर कम हो रहे हैं, पानी पहले 2.5 फीट पे था, अब और नीचे जाता जा रहा है, मगर क्या ख़त्म होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना। पहले क्या होता था, एकड़ों में फसलें होती हैं। चाइना को आप ले लें तो अब पाकिस्तान में बच्चे कर रहे हैं। आप अगर आप देखें तो न्यू जनरेशन जो है वो बहुत आगे जा रही है। हमें रोने की ज़रूरत नहीं, हमें खुशहाल मुल्क है और हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह से। पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पाकिस्तान के डेवलपर अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको भी आप देखेंगे कितनी जदीद तामीरात पाकिस्तान में होना शुरू हो गई हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जितना सोलर की ज़रूरत होगी उतना ही इसके रेट्स और ज़्यादा हाई हो जाएंगे कि लोगों की आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगा? नहीं, देखें आप एक देखें कि पाकिस्तान में ना बिल्डर्स जो अब जिनके लिए बहुत लोग वो बात करते हैं, एक डेवलपर क्या करता है कि जैसे कोई भी ज़मीन लेता है, उस पर कोई फ्लैट अगर तामीर कर रहा है, कोई शॉपिंग सेंटर बना रहा है, तो वो उस जगह पर ना सबसे पहले एक इजी शेड्यूल बनाता है कि जी हम जो काम कर रहे होते हैं, हम बुकिंग पर जगह कुछ पैसे दें, आप बुक करा लें, फिर उसके बाद आप मंथली को इंस्टॉलमेंट रख लें या ईयरली कुछ रख लें, या अपने हिसाब से कोई बंदा अपना शेड्यूल बनाए और उसको लेकर चले। अब सोलर पे भी हम इस तरीके से कर रहे हैं, जैसे कि हम जो प्लेट लगा रहे हैं वो तो हम ही लगा रहे हैं, उसके भी हम उससे इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं। Okay. और अभी हम एक कराची के डेवलपर हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा वो यह है कि वो हर घर की छत पे सोलर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। कराची के डेवलपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही है। और कराची में देखा भी जा रहा है, मैंने खुद देखा पर्सनली, छतों पे सोलर्स लगाए हुए हैं और बड़ी बड़ी प्लेटें लगाई हुई हैं। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि लोग इस एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। नहीं, आइंदा आने वाले वक्तों में आप देखेंगे हमारा कराची बहुत अच्छे तरफ जा रहा है। ऐसे ही है। इसके अवेयरनेस के लिए आप लोग काम करें, क्योंकि हमें तो इतना पता है सोलर से हमें जो है बिजली का बिल कम आएगा। हाँ, उसकी अवेयरनेस कैसे आप देखिए, क्रिएट करें? सोलर से सिर्फ बिजली का बिल कम नहीं आएगा, ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ आप लोग जाएंगे, आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमने मुतबादिल ढूंढना है। तो कराची में सबसे पहले जो कदम उठाया है, हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री वालों ने उठाया है, हम डेवलपर्स ने उठाया है। और इसके लिए आपको मैं बताऊं कि अभी हम माशाल्लाह 14 अगस्त पे हमने एक बड़ा इवेंट किया था UBL के अंदर, जिसके अंदर माशाल्लाह पूरे कराची ने शिरकत करी थी और हम पे बड़ा एतमाद का इज़हार किया था। और मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए बस। सही है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अभी मॉनसून भी काफ़ी दिनों चला था और धूप इतनी नहीं निकली, तो फिर उसमें क्या होगा? नहीं, अब तो बहुत आ गया है। धूप ना भी निकले तो माशाल्लाह से काम करता है वो। अच्छा, मतलब दिन की रोशनी में भी दिन वो की एनर्जी रोशनी ले अब लेता है। बहुत जिद्दत आ गई है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। पूरी दुनिया अच्छा। आइंदा आने वाले वक्तों में आपने नहीं भी करना तो आपने करना ही यही है। करना ही यही है। अब आपके पास फायदा ये, बिल इतने आ रहे हैं। सबका हाल है, मेरा भी यही हाँ, हाल है, हर यही किसी है। का यही हाल है। जैसे बिल जैसे बच्चे पहले रिजल्ट का इंतजार करते तब बिल का इंतजार करते हैं घर में बैठ के सब। क्या बिल आएगा? ऐसे ही है। और गर्मियों में तो वो और डबल ट्रिपल हो जाता है। अच्छा, कितने AC घर पे, अगर 5 AC हैं लेट्स सपोज, तो वो कितने सारे 5 AC चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं। आप 10 AC उसके लिए चलाएं, उसके कितनी हिसाब से प्लेटें आपको लगाने यूनिट की भी वैसी जरूरत लगाना पड़ेगा। उसके लिए देखें, आपको ना किसी सोलर वाले से रब्ता करना पड़ेगा और वो आपको बड़ा बेहतर बता सकता है। सही तो है। ये है। इट्स तो डिपेंड आप 10 AC चलाएं। अभी तो लोग लगा रहे हैं, आप, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े बड़े यूनिट लग रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, ऐसे ही है, हम लोग देख भी रहे हैं। और पाकिस्तान में अच्छी बात है कि नहीं, जिद्दत दीगर आए। शहरों जैसे पाकिस्तान में कराची के शहर के अंदर बहुत कम है रेशो फिर भी, लेकिन आप दीगर शहरों में देखें ना, जस्ट लाइक पंजाब का साइड है, पंजाब साइड तो बहुत है इसका ट्रेंड फुली वो तो और वो बहुत तो पहले काफी से। आई थिंक 10 साल पहले ही शुरू हाँ, हो गया बहुत था वहाँ पे। पहले ऐसे से ही है। नहीं, हमें देखें, बताऊं क्या, हमारे ना पाकिस्तान में एक महकूम तबका जिसके पास ना कोई आसाइश नहीं है। आज भी उनके घर में अगर लोड शेडिंग हो रही है ना तो कई कई घंटों की हो रही है। ऐसे ही है। वो बेचारा बिजली देखने को तरसता है कि मेरे घर में लाइट आएगी नहीं आएगी, वो तरसता है। आज तक लोग धरने मारे हैं रोडों पे निकल के, लाइट नहीं है। तो इसके लिए अगर हम रोते आ रहे, गए और हम पाकिस्तान जो है पता नहीं कहाँ पहुँचे। नहीं, इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो इसके लिए भी बहुत सारे, जैसे हमारे
आगे प्रोग्राम के अंदर यह है कि हम सोलर प्लेट्स उनके लिए लेंगे और उसके लिए भी हम 6 सितंबर के लिए बड़ा एक प्रोग्राम अरेंज करना चाह रहे हैं। इसके अंदर हम सोलर प्लेट्स उनके घरों के ऊपर लगाएंगे और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि एक एक कर हम अच्छा कर सकें। बहुत ज़बरदस्त। और ऐसे इनिशिएटिव्स हमारे प्रोफेशनल्स को लेने चाहिए क्योंकि हर कोई ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता और अवेयरनेस भी बहुत कम है। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग अवेयरनेस भी दें, मैं तो यही कहूँगी, और इसको ज़्यादा आप आगे बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे हाँ, आप बताएं जी, माशाल्लाह प्रोड्यूसर फिर डायरेक्टर, अब तो ख़त्म हो गया। अब जो करंटली जो मेरा फॉर्मर आप थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उस दौर में कितने साल हुए आपको छोड़े हुए? मुझे छोड़े हुए सिर्फ 2 साल हुए और मैंने 24 और 25 इयर्स मैंने इंडस्ट्री में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। टेलीविज़न, फिल्म और इधर जो भी शोबिज़ से कैसा रिलेटेड। एक्सपीरियंस था बहुत आपका? ज़बरदस्त लाइफ मेंटेन थी मेरी। सब मतलब माशाल्लाह मुझे पूछते थे हाँ कैसे, जो आपके यहीं पे मेरा एक इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो मैंने यही कहा था कि सब कुछ डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। आपके बच्चे भी सेट रहते हैं, सब कुछ सही रहता है, बस अपने टाइम टेबल को सही ले करके चले। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सही। अगर तो- आपका घर खुशहाल जी। है ना तो आप भी खुशहाल। अच्छा, शादी के बाद आपने कहा कि आपने तालीम भी हासिल हाँ। की और उसके बाद काम करना शुरू किया, तो किस तरीके से घर को, इतना बच्चों साइलेंटली को सब कुछ मैनेज हुआ। किया? हाँ, इतना साइलेंटली सब कुछ हुआ। और आप ये कहते कि घर से मोटिवेट होना, तो मैं चैनल पे बैठ के नहीं कहती, ये सब चीज़ इतना आसान नहीं होता। बहुत ख़वातीन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है एक चीज़ को, घर वालों को इस तरफ लाना, राज़ी करना। तो मैंने तो बच्चों के किंडरगार्टन से स्टार्ट किया था, उसी में मेरे बच्चे भी पढ़ते थे, तो सब चीज़ें साथ ले लेके चली हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग आज मुझे सुन रहे होंगे, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना कमर सा ये अदनान साहब मुझे जानते हैं, इन्होंने भी देखा है। मेरा एक बच्चा मेरे साथ जो सबसे छोटा भी 27 ईयर्स का है, तो उसको भी देखा वो कितना वेल डिसिप्लिन्ड है। तो ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ही होती हैं, तो ये गॉड गिफ्टेड है। वही मैंने कहा ना, थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। आप नेगेटिव चीज़ें निकाल दो। हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। और मैं कहती हूँ मेरा प्यारा कराची से अच्छा कोई शहर नहीं है। और कराची के लोग तो कराची के बगैर रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते, कहीं भी चले जाएं। तो हम हर चीज़ को अच्छा सोचे ना, हम इतने मायूस क्यों हो जाते हैं? ये थोड़ी कि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज अगर कोई बंदा 1 लाख रुपए रखता है अपनी जेब में, जो उसका घर चल जाता था 4-5 साल पहले, आज उसे 1 लाख में उसका गुजारा नहीं, आज उसको 5 लाख भी दोगे तो वो रो रहा होगा, क्योंकि सबके साथ ये सिचुएशन। चलिए जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे तमाम देखने वालों को? वक्त के साथ बदलें, बिल्कुल, और इस तरीके से बदलें कि आपके साथ एक ज़माना चल रहा है, तो उसके लिए रास्ते पैदा करें। आपका क्या मैसेज होगा बिल्कुल हमारे वही बात नाज़रीन है के लिए? कि ना कि किसी के रास्ते में आप रुकावटें खड़ी करो, उसको मायूस करो, बल्कि उसको अच्छी मोटिवेशनल बातें करो, उसके साथ इंसान जी जाता है 4 दिन अच्छे सुकून के साथ। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, नंढे ब्रेक जो टाइम थी वो आहे वरी वो मिलूं था नंढे ब्रेक खां पोइ मॉर्निंग एट PTV नेशन ते। असां तव्हां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। जे शुरू में ही मां चयो हुयो त ज़िंदगी खे ख़ुशगवार करण जा घणा ई तरीक़ा आहिनि, त उन मां हिकिड़ो तरीक़ो इहो बि आहे जेको मूंखे पाण खे पसंदि आहे। तव्हां सैलून वञो, स्पा वञो, या वरी कंहिं एस्थेटिक क्लिनिक ते वञो ऐं उते कोई अहिड़ा ट्रीटमेंट्स वठो ऐं रिलैक्स कयो, जिथे तव्हां वरी उन खां पोइ जॾहिं उन खां क्लिनिक खां निकिरी करे घर वञी करे तव्हां ख़ूबसूरत फील कयो। सो ख़ूबसूरत फील करण बि हिकिड़ी सुठी एनर्जी आहे, एनर्जी मिलंदी आहे ऐं इन सां ॾाढो सुठो फील थींदो आहे। सो हिकिड़ी डॉक्टर असां सां गॾु मौजूदु आहे, डॉक्टर समीना हबीब, जेका कॉस्मेटोलॉजिस्ट आहे ऐं डर्मेटोलॉजिस्ट आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, सो मच। अच्छा जी, पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप माशाल्लाह डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं,
तो ये कौन कौन से ट्रीटमेंट्स आजकल हमारे यहाँ एस्थेटिक्स में इन हैं और क्या ज़्यादा पॉपुलर हैं जो करवा रही हैं ख़वातीन? हाँ जी। इवन मर्द भी करवा रहे हैं। हाँ जी, दोनों में पहले तो एक था ना कि और सिर्फ बच्चों females में भी आती अब थी। तो हो गया है कि बिल्कुल, भाई- टीनेजर बच्चे जी। काफ़ी आते हैं और मेल्स में भी उतना ही अब एक आ गया ना अवेयरनेस जितने जी। फीमेल्स में थी, क्योंकि हर एक का अच्छा लगने का हक है ऐसे ही। और करना भी चाहिए। तो काफ़ी सारे आते हैं, मतलब अब जैसे हमारी एक एशियन स्किन है, उसमें पिगमेंटेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत लोग सीख करते जी। हैं। तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम लेज़र थेरेपीज़ भी करते हैं, मीज़ोथेरेपीज़ करते हैं, माइक्रो नीडलिंग होती है, इसी तरह के डिफरेंट एक्सोसोम्स होते हैं। तो वो स्किन देख के उसके अकॉर्डिंग हम एडवाइस करते हैं। तो इसके हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं। और सेकंड नंबर पर जैसे है टीनेज बच्चों की आप बात करी थी, उनमें बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं एक्नेस के। तो वो एक्ने के साथ बहुत ज़्यादा, और मैं यही कहती हूँ कि आप टाइम पे ट्रीटमेंट लें, क्योंकि आप नहीं लेते हो तो बाद में स्कारिंग के साथ आ जाते हैं, और स्कारिंग को ट्रीट करना बहुत टफ है। मतलब हमारे डर्मा में हम कहते हैं कि सबसे टफ जो ट्रीटमेंट है वो एक्ने, और सेकंड नंबर मतलब टॉप पे अगर कहा जाए स्कारिंग है, क्योंकि आप सही है। जितने ट्रीटमेंट्स ले ले तो फिर भी कुछ ना कुछ स्कारिंग रह ही जाती है। तो बेस्ट यही रहता है कि आप एक्ने ट्रीटमेंट कराओ। अच्छा, कौन सी एज से आप बताती हैं कि इस एज से आपने ये ट्रीटमेंट्स करवाने हैं? देखें, आप जैसे एक यंग एज को पहुंच जाते हो ना, टीनेज में 13 मिनिमम एज है। 13 से ऊपर आप इवन हेयर, आपके हेयर के लिए आप लेज़र्स करवाते हैं हेयर रिमूवल के लिए, वो भी सेफ़ है, वो इस एज से आप ले सकते हो कि आप लाइफ लॉन्ग फिर आप वैक्सिंग कराते रहो, थ्रेडिंग कराते रहो। तो मैक्सिमम जैसे हम मंथली सेशन लेते हैं तो विद इन अ ईयर आपके हेयर रिमूव हो जाते हैं, मैक्सिमम 1 ईयर लगेगा। तो इस तरह लाइफ लॉन्ग फिर इन इश्यूज से आप हट जाते हो। और एक्ने है वो भी इसी एज पे, क्योंकि बहुत मैंने पेरेंट्स देखे, नहीं अभी तो ये बच्चा छोटा है, अभी इसको नीड नहीं है, मैं उनको ये तो मैं कहता हूँ आप अभी नहीं करवाओगे, इसके ये स्कारिंग बन जाएगी, वो इसके लाइफ लॉन्ग इसके साथ चलेगी, वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, उससे पहले क्लाइंट कंसल्टेशन में आप लोग कोई टेस्ट वगैरह, हार्मोन्स टेस्ट करवाते हैं? अगर नीड हमें फील हो ना, जैसे समटाइम्स होता है हार्मोन इशू की वजह से एक्नेस हो रहे होते हैं, या हेयर बहुत ज़्यादा हिरसुटिज्म उसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर आ जाते हैं, उनमें तो नीड होती है, अदरवाइज नहीं। या कुछ लोग आजकल वो बहुत इन ग्लूटाथायोन ड्रिप्स लगवाते हैं, तो उससे पहले एलएफटीज कराना मस्ट होता है, अदरवाइज रूटीन में ऐसा कोई नीड नहीं होती। अच्छा, तो ये कहा safe जाता है treatments हैं। ग्लूटाथियोन ड्रिप्स जो हैं उससे गोरा होते हैं और गोरे हो जाते हैं, और बहुत लोग इसलिए लगवाते हैं कि गोरा होना है। तो क्या ये गलत कॉन्सेप्ट है या सही कॉन्सेप्ट है? ऐसा है? इन अ सेंस गलत भी कह सकते हैं, कॉमन सेंस में इसको वाइटनिंग ड्रिप हर एक बोल रहा होता है, लेकिन बेसिकली इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्लूटाथायोन है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है, विटामिन सी है, वो एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, स्टेम सेल्स होते हैं, मल्टी वाइटामिन होते हैं, प्रॉपर कॉकटेल होती है। तो ये सिर्फ वाइटनिंग के लिए नहीं है। अब जैसे अगर आपका ना सन डैमेज हुआ, आप देखो आपके बॉडी का कवर्ड एरिया और फेस के कलर में डिफरेंस है, वो एक ऑक्सीडेटिव डैमेज है, या आपकी इनर बॉडी में कहीं वेयर एंड टेयर हो रही है, तो वो एक ऑक्सीडेटिव डैमेज है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये उसको रिपेयर करता है। जब आप ड्रिप कितने लगवाना दिन में स्टार्ट करते रिपेयर हो, करता है? तकरीबन 15 आप दिन या देखो, महीना? नहीं एक वीकली, ड्रिप हाँ वीकली महीने में? ड्रिप्स एडवाइस करते हैं, Weekly? तो हाँ एटलीस्ट 2 मंथ्स तो लेनी पड़ती है। मतलब 8 ड्रिप्स इन सीक्वेंस आप लेते हो तो आपको एक विजिबल रिजल्ट मिलते हैं। सिंगल 1-2 पे तो कोई इतने नहीं मिलते। सही है। तो वो ज़्यादा फिर आपको पूरा एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कोई भी आप ट्रीटमेंट लेते हो आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। अच्छा, हमारे पास वहाँ पे आपकी जो डॉक्टर हैं, असिस्टेंट हैं, जी बिल्कुल, ठीक है, वो जो है ट्रीटमेंट कर रही है। ये ट्रीटमेंट बताएं, कौन सा ट्रीटमेंट है? ये हम करते हैं डर्मा पेन के थ्रू। इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, जिसमें मेसोथेरेपी भी हम इसी के थ्रू करते हैं, पीआरपी भी हम इसी के थ्रू करते हैं। इन बच्ची का तो हो रहा है बीबी ग्लो। ये अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर है, कोई और इशू नहीं है, तो हम बीबी ग्लो के 2-4 सेशन देते हैं, जिसमें ग्लोस आ जाते हैं। सेमी परमानेंट मेकअप लाई, मतलब आपको फिर मेकअप अप्लाई करने की नीड नहीं है, आप बस सन ब्लॉक अप्लाई कर रहे हो तो एक फ्रेश लुक आता है आपका। मतलब रूटीन में कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि भाई पिगमेंटेशन इसको हाइड करके बीबी ग्लो कर दें, तो ये उनके लिए नहीं है। मतलब से जैसे एक बच्ची की शादी हो रही है तो इनको ग्लो चाहिए, हर वक्त मेकअप नहीं लगा सकते, तो उनके लिए बेस्ट रहती है। सही है। मतलब ये जैसे आपको एक ग्लो चाहिए फेस पे, तो उसके लिए आप बीबी ग्लो करवाएं। और अगर स्किन पे पिगमेंट्स हैं और स्कार्स हैं तो उसके लिए क्या करवाना डिफरेंट है। अब जैसे आपके पिगमेंट है ना, पिगमेंट के लिए हम पहले तो मीज़ोथेरेपी एडवाइस करते हैं, ठीक है। मीज़ोथेरेपीज़ हैं, डिफरेंट इंजेक्टेबल्स आते हैं, टायरोसिनेज इनहिबिटर्स उन्हें कहते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं। लाइट थेरेपीज़ होती हैं, उसके लिए पिको लेज़र यूज़ होता है। पिको लेज़र का ये काम है कि उसको ब्रेक डाउन करता है, फिर हमारे अपने बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम उसको रिमूव करता है। टाइम लगता है, मतलब आपकी पिगमेंटेशन है, मैंने लोगों को देखा है 1 मंथ 2 मंथ ट्रीटमेंट ली छोड़ देते हैं, नहीं, क्योंकि सन डैमेज है, सालों में डैमेज हुआ होता है, करना चाहिए एवरी मंथ। क्योंकि कुछ लोग फ्रीक्वेंट एडवाइस करते हैं, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आपके जो एक हीलिंग साइकिल है ना, प्रॉपर 1 मंथ होता है।
कंप्लीट एक बार हीलिंग होने देनी होती है, फिर नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं, तब आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। मतलब पूरे 30 डेज के बाद आपका 30 नेक्स्ट days, सेशन होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सही, चाहे वो बीबी ग्लो हो, बीबी मेसोथेरेपी ग्लो हो। अर्ली कर सकते हैं, वो हम वीकली देते हैं अच्छा। 4 to 5 सेशन। बाकी जितने भी आप थेरेपीज कराते हो, इवन लेजर्स करवाते हो या मीजोथेरेपीज होती हैं, उनमें 1 मंथ का गैप देना होता है। 1 मंथ का गैप लाजमी बिल्कुल। है। अच्छा, हेयर्स का बताएं, जिनके लड़कियों के बच्चियों के हेयर्स बहुत गिरते हैं और लाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? उनके लिए देखें, पहले तो हमें देखना होता है ना कि ज़रा एक ऐसी एज होती है, उनकी डाइट कैसी है, अगर उस तरह के कोई डाइटरी इश्यूज आ रहे हैं, उनका आजकल तो HB आपको लो पता है है, डाइट कैसी है, बिल्कुल। आपको तो पता है उसमें मिलावट उनमें- इतनी है और जंक फूड इतना है। वही मेन रीज़न बनती है ना, तो इसीलिए हमें उसमें देखना पड़ता है उनकी डाइट। उनको मल्टीविटामिन देते हैं, बायोटिन देते हैं, और साथ में आप इंजेक्टेबल थेरेपीज़ ले लेते हो, PRP लेते हैं, उसमें स्टेम सेल्स होते हैं, या एक्सोसोम लेते हैं, वो उससे भी सुपीरियर है, क्योंकि एक साथ आपको बिलियंस ऑफ स्टेम सेल्स मिलते हैं। सही है। तो उससे ये होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स तो हैं, ठीक है, वो इनको ग्रो करता है, स्ट्रेंथन करता है, तो उससे आपकी हेयर की जो नॉर्मल स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाती है। क्योंकि ये आजकल आप देखें डाइज का है जी। और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट्स बिल्कुल और जल कैरेटिन, तो जाते हैं। उनसे डैमेज होते हैं, उससे ये फिर उसको रिपेयर करता है। अच्छा, कितने सेशंस लेने चाहिए प्रॉपर हेल्दी बालों के लिए? एटलीस्ट मतलब मिनिमम भी हम एडवाइस करते हैं ना, तो 3 to 4 तो लेने पड़ते हैं। 3 to 6 4 तक आप जा सकते हो। PRP के आप फेस के लो या हेयर के लो 6 कंसेक्टिव आप ले सकते हैं, उसके बाद फिर गैप देना है, 2-3 मंथ्स का गैप देके फिर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज आ जाते हैं रिजल्ट। और एक्सोसोम का वैसे तो सिंगल सेशन होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो हम 1 मंथ के बाद एक एडवाइस करते हैं कि आप रिपीट कर लें, तो वो उसका फिर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है। अच्छा, स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा यंग रखने के लिए, जैसे अगर कहते हैं ना कि 25-30 के बाद आपको नीड होती है, क्योंकि उस पर फिर आपके सारी चीज़ें लूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि आपकी स्किन collagen, लूज़ हो रही हाँ। होती है, ऐसे ही बिल्कुल। कोलेजन आपका लूज़ हो रहा होता है, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं? देखिए, हमारा ना जैसे हम 20 को क्रॉस करते हैं, एवरी ईयर 1% कोलेजन लॉस होता है। तो कोलेजन का काम है कि स्किन को टाइट रखना। उसके लिए देखें 2 चीज़ें तो मस्ट है, एक मॉर्निंग की रूटीन, एक नाइट की, बहुत ज़्यादा नहीं। मॉर्निंग में अगर विटामिन C और सन ब्लॉक ये मस्ट है, वो आप यूज़ करते रहते हो, वो आपकी पिगमेंट को कंट्रोल रखता है, ठीक है। सन ब्लॉक आपकी फाइन लाइंस आने को प्रिवेंट करता है, और नाइट टाइम पे मॉइस्चराइज़र एंड रेटिनॉल, ये 2 चीज़ें मस्ट है। रेटिनॉल का भी ये है कि जैसे हम एजिंग में आते हैं ना, तो हमारे जो अपर लेयर है वो रिसर्फेसिंग इतनी स्लो हो जाती है, मतलब मंथ्स तक हमारे ऊपर डेड सेल रहते हैं, तो वो एक 2 टोन आने लगती है, डल आता है। जैसे बेबीज़ का ऑलमोस्ट एवरी वीक सेल शेड हो रहे तो उनका फ्रेश लुक होता सही है, है। तो रेटिनॉल का यही काम है कि उसको फास्ट कर देता है, ठीक है। शेडिंग को फास्ट करता है, तो आपकी स्किन फ्रेश रहती है। अच्छा, रेटिनॉल, विटामिन C, नियासिनामाइड, इन सब चीज़ों का एक टाइम होता है। जैसे आपने जैसे बताया मॉर्निंग में विटामिन C ले बिल्कुल। लें और रात में आप रेटिनॉल ले रेटिनॉल लें, तो क्या बेहतर टाइम है? बेहतर आप ये रेटिनॉल आप दिन में कभी नहीं लेते, क्योंकि वो सन से सेंसिटाइज होकर पिगमेंटेशन कॉज करते हैं, तो वो हमेशा नाइट के लेते हैं। और वो भी ये नहीं कि आपने हाई स्ट्रेंथ का एकदम उठा के लगा लिया, उसके लिए आपको प्रॉपर रिजीम बिल्ड करनी होती है। मतलब जो रॉ स्किन है, जिसने कभी नहीं यूज़ किया, और ट्वाइस अ वीक स्टार्ट करेंगे, एक बार आपकी स्किन यूज टू हो जाएगी, 2 वीक्स 3 वीक्स देखेंगे कोई उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर हम ऑल्टरनेट डे पे आ जाते हैं। इसी तरह 2 वीक्स 3 वीक्स या 1 मंथ ऑल्टरनेट डे पे जाके फिर डेली पे, तो वो आपको प्रॉपर उसको मॉइस्चराइज रखना होता है, क्योंकि उसे ड्राई स्किन होने के चांसेस होते हैं। फिर अब स्किन यूज हो जाती है, फिर आप डेली। अच्छा, एस्थेटिक्स का इतना ट्रेंड चल गया है, इसको ट्रेंड बोलेंगे या ज़रूरत बोलेंगे, ज़रूरत ये नहीं तो कह आप सकते, ही हाँ, बताएंगे। लेकिन अब फेशियल्स का, सैलून्स पे जाके फेशियल्स का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, और लोग कहते हैं कि अब मैं अगर फेशियल के लिए 7,000-8,000 पे करूं, बिल्कुल। तो मैं जाके एस्थेटिक क्लिनिक पे कोई ट्रीटमेंट ले क्योंकि लूं। उसकी ऐसा रीज़न क्यों? है ना, उसकी रीज़न आप देखें, वो गलत काम नहीं करे, लेकिन ये देखें उनको स्किन की नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि इसकी स्किन पे एक्ने है, तो इसको कौन सी प्रोडक्ट सूट करेंगी, या कौन सा मैंने स्टेप। अब जैसे हाइड्रा फेशियल हमारे पास है, उसमें 14 स्टेप हैं। अब मुझे पता है कि एक्ने वालों के इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा नीड है, मैं वही यूज़ करूँगी। या आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, उसमें सीरम्स यूज़ होते हैं, विटामिन C होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है, ठीक है, तो उसमें हम ये सैलिसाइलिक एसिड यूज़ होता है, तो हम स्किन टाइप देख के उसके अकॉर्डिंग उस स्टेप को बढ़ा देते हैं, और जिसकी उनको नीड नहीं है तो वो उसको हम स्किप कर देते हैं। तो अगर आपकी इतनी नॉलेज नहीं, आपको नहीं पता स्किन टाइप कौन सी है, उसको किस चीज़ की नीड है, आप तो रूटीन में हर एक को एक ही तरह ट्रीट कर दोगे, सारी तो क्रीमें लगाए इसलिए- जा रहे हैं। तो हर एक की स्किन टाइप लेकिन देख के ये भी उसके कहते हैं ना अकॉर्डिंग कि करते स्किन हैं। के लिए मसाज बहुत ज़रूरी है, तो वो हाँ। मसाज लेना चाहिए, लेना चाहिए, बिल्कुल। 15 दिन में या महीने में एक
वो तो हम मसाज हाँ ले सकते हैं, क्योंकि आपकी लिम्फेटिक सिस्टम को वो इन्हांस करता है, वो इन्हांस करता है, तो आपकी ऑक्सीडेटिव रिपेयर होती रहती है, तो वो बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन सही है जी। अच्छा, इस ट्रीटमेंट के बारे में बताएं मज़ीद हमें, क्योंकि वो हमारी मॉडल पे भी ये ट्रीटमेंट हो रहा है। ये ट्रीटमेंट के लिए क्या एज का छोटा या बड़ा होना ज़रूरी है? नहीं, ये देखें, अगर हम देखें आप स्किन टिश्यू क्या कर रहे हैं ना, अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो उसके लिए जो भी एज हो आप करवा सकते हो, बस आपने मंथली गैप दें। अब इनका तो बिल्कुल डिफरेंट है ना, ये तो इसके लिए तो यंग एज में ही मोस्टली क्लियर स्किन आपकी होती है, ग्लो के लिए आप करवाते हो, तो इसके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में करवा सकते हैं। सही। तो इनकी वही मिनिमम एज मैंने आपको बता दी थी, टीन एज में आप स्टार्ट करा सकते हो कोई भी ट्रीटमेंट। प्रोन स्किन पे आप ये बीबी ग्लो नहीं करवा सकते? बीबी ग्लो भी नहीं करवा सकते, पीआरपीज भी नहीं करवा सकते, क्योंकि फर्दर स्प्रेड होते हैं। अच्छा अच्छा। एक्ने प्रोन स्किन की बिल्कुल ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है। जो हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो मतलब पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं, बहुत टॉप का इंस्टीट्यूट है, उनका हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो वो ट्वाइस अ मंथ क्लिनिक में होता है, और उसके बाद हम उनको पूरा रिजीम एक बना के दे देते हैं कि होम ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, मतलब एक मेडिसिन हम कोई नहीं यूज़ करते उसके लिए। उसके लिए अगर किसी को सिस्टिक एक्ने बहुत सीवियर है तो शायद हम सेकंड थर्ड सेशन के बाद देखते हैं, अगर नीड हो तो टेबलेट स्टार्ट कराते हैं, अदरवाइज सिंपल सीरम्स, मॉइस्चराइज़र, और उनको गाइड करते हैं कि अपने लाइफ लॉन्ग किस तरह प्रोडक्ट यूज़ करनी है, किस तरह अपनी सेलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर आपने एक मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ले ली जिसमें सिंगल भी कॉमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट हो, तो आपको एक्ने कॉज करेगा। वो मेरे पास कितने आते हैं, बहुत ट्रेंड में था मैंने इसलिए ले लिया, मैंने कहा ये देख के आपने कभी नहीं प्रोडक्ट लेने की, ये ट्रेंडिंग में है तो इसलिए मैंने लेना है, या उसको इसने बेनिफिट दिया तो मुझे भी देगा। अच्छा, आजकल बड़ी डील्स भी आई हुई होती है ना एस्थेटिक क्लिनिक्स पे कि आप ये करवा लें तो इसके साथ आपको ये हम फ्री कर देंगे, तो क्या ये सही प्रोडक्ट्स फिर यूज़ हो रही होती हैं उसमें? मोस्टली मैं उसमें ना आपको एक बात करती हूँ, मतलब आप अगर एस्थेटिक क्लिनिक पे जाते हो, जैसे हमारे मेडिकल काउंसिल है वो हमें बाउंड करती है कि आपने अपने सर्टिफिकेट्स अपने क्लिनिक में डिस्प्ले करने हैं। अगर आपको वाकई किसी आप जेन्युइन क्लिनिक पे जा रहे हो, आप किसी सही डॉक्टर से कंसल्टेशन, तो ऑब्वियसली वो सही प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, वो नॉलेजेबल हैं, उनको पता है कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है। अब हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो आज तक अभी तक जो यहाँ से नहीं मिलती, हम इंपोर्टर से कभी लाहौर से मंगवा रहे होते हैं, इस्लामाबाद से मंगवा रहे होते हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट्स पे कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना कर रहे हो, उनके बाद में स्किन ख़राब हो, वो फिर कहीं और जा रहे हो कि वहाँ गए तो हमारी स्किन ख़राब होगी। क्योंकि मेरे पास खुद डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं कि इतने अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक से करा के आए और स्किन और ख़राब होगी। ठीक है जी। अब इसमें कितना टाइम लगेगा बीबी ग्लो में? इसमें ताकि हम मैक्सिमम 10 मिनट्स तक लगते हैं, बस ये आई थिंक कंप्लीट होने वाला है इनका। हाँ बस ठीक है जी, ये कंप्लीट हो जाएगा और तो हम नाजरीन को दिखा देंगे, और यूट्यूब पे हमारे ये प्रोग्राम होगा, उस पर भी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट होके फिर कैसा लगेगा, इनकी स्किन पे कैसी ग्लो आएगी। थैंक यू सो मच, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और ये बीबी ग्लो की क्या रेट्स हैं, क्या प्राइसेस हैं आपके पास? इसके डिफरेंट है। अब मैंने इवन सैलून्स पे भी देखा कुछ 10,000 तक चार्ज करते हैं, लेकिन हमने फ़िलहाल अपने नॉमिनल से रखे ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि क्या रेट्स हैं, और उस हिसाब से फिर हम लोग, क्योंकि वो डिफरेंट आप चले जाओगे ना, आपको हर क्लिनिक में डिफरेंट। हमने जैसे बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, वो ऑलमोस्ट 5,000 के अराउंड है। ठीक है, सिंगल सेशन के। चलें जी, थैंक यू सो मच समीना साहिबा, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। नाज़रीन, इतने सारे प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुल ख़त्म थी वियो आहे, सुभाणे वरी नए टॉपिक सां नए महिमाननि सां सभु हाली हाज़िर थी वेंदी। तेसिताईं मूंखे रखंदा पंहिंजी दुआ।